guest, our chief guest for today, Dr. Rajendra Pensia ji. He's an IAS officer and a special secretary in urban development. And it would be great if we can hear from sir about his work towards the Cow Law. Welcome, sir. आज गो आधारित उन्नति गो IIM अहमदाबाद के गौरव जी और अपराजिता बहन जी और आपकी जो पूरी टीम आई हुई है, उस कार्यक्रम को मंच प्रदान किया है प्रोफेसर PK मिश्रा जी ने, जो VC हैं AKTU के। आज के कार्यक्रम में जो स्पेशल एड्रेस दिया मैडम अपर्णा मैडम, जो चली गई हैं अभी। इंद्रजीत अभी आने ही वाले हैं, वो भी मेरे से एक बैच जूनियर हैं, अभी नगर आयुक्त हैं लखनऊ के। इसके साथ साथ गुरु प्रसाद जी, जिन्होंने विषय को जिस बारीकी के साथ और जिस पूर्णता के साथ समझाया, मुझे लगता है कि वो न केवल मस्तिष्क में पहुंचा, अपितु हृदय में भी गहरी पैठ बना गया। इसके साथ साथ प्रोफेसर अमित गर्ग जी IIM अहमदाबाद के, वो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र मिश्रा जी, आप महोबा में सोशल वर्कर हैं और आपने गाय में बहुत अच्छा काम किया है। रोहित श्रीवास्तव जी, असीम कुमार जी, उसके अलावा अनिल यादव जी, राधेलाल जी, अरविंद राव साहब, और हमारी यहाँ की गौशाला को संभाल रहे हमारे डॉक्टर साहब। और कोई कार्यक्रम तब सबसे अच्छा जाता है जब उसकी ऑडियंस यंग होती है, युवा होती है, छात्र होती है, विद्यार्थी होती है। तो इस नित्य नूतन चिर पुरातन युवा भारत की तरुणाई, हमारे छोटे भाई बहन जितने भी विद्यार्थी बैठते हैं, आप सभी का अभिनंदन, आपका स्वागत। दो प्रश्न पूछने के बाद मैं इस कार्यक्रम को शुरू करूंगा। केवल बच्चे बताएंगे कि आप में से किस किस ने गौ माता को चारा, सानी और पानी दिया है? हाथ ऊपर करें। इधर देखिए सर। ठीक है। लखनऊ में आने के बाद आप में से
किस किस ने गौशाला में जाकर के या आसपास गो वंश को देखने का, स्पर्श करने का, चारा पानी देने का प्रयास किया है? इसका अर्थ है कि आधुनिक अध्ययन अध्यापन हमें हमारी जड़ों से, हमारी भारतीयता से, हमारे मूल से तोड़ देता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने 10वें अध्याय के 28वें श्लोक में कहा है, आयुधानामहं वज्रं धेनुनामस्मि कामधुक् प्रज्ञश्चास्मि कन्दर्पः सर्पणामस्मि कामधुक् वासुकी। देखिए, भगवान कृष्ण ने कहा कि यदि मुझे कोई कहे कि मैं प्रकृति में कौन हूं या कौन सा जीव हूं, तो भगवान ने कहा कि मैं कामधेनु गाय हूं। तो जब भगवान स्वयं अपने आप को गाय का पर्यायवाची बताते हैं, तो हम तो गाय को गोमाता कहते हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और माँ उसे कहा जाता है जो हमें पालती है, पोसती है, बड़ा करती है। और पुरातन से लेकर आधुनिक संस्कृति इस बात की प्रतीक है कि हम हमेशा हमेशा गाय के साथ बड़े हुए, और जैसे ही गाय को हमने छोड़ा, सारी समस्याएं, सारी झंझट, सारी रोग हमारे जीवन में आना आरंभ हो गए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 1 जनवरी 2018 को ग्रामीण क्षेत्र में बेसहारा या निराश्रित गोवंश आश्रय को आश्रय देने के लिए गौशाला का अभियान शुरू किया। इसी तरह से वर्तमान में मैं नगर विकास विभाग में हूं, इसमें भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कान्हा गौशाला प्रोजेक्ट शुरू किया। और आपको ये जानकर आश्चर्य भी होगा और प्रसन्नता भी होगी कि हमने अभी तक 76,000 गायों को संरक्षित भी किया हुआ है। उन गायों पर लगभग 650 करोड़ रुपए हमने निवेश किया है। और इसके साथ साथ 513 गौशालाएं केवल नगर विकास विभाग चला रहा है, ग्रामीण क्षेत्र अलग है। बचपन में मैं जब नानी के यहाँ जाता, और मेरे घर पे भी गाय थी, तो घर पे तो शर्त नहीं होती थी, लेकिन नानी जी की शर्त होती थी कि जो मेरी गायों को चारा पानी देगा और जो उनको नहलाएगा, उसको सबसे ज्यादा मक्खन मिलेगा। और हमारे यहाँ उस समय लगभग 3-4 भैंस और 5-6 गाय होती थी, और मैं सभी गायों को अच्छे से नहलाता था और चारा पानी सानी देता था, क्योंकि ग्रीष्मकाल का समय होता था। ग्रीष्मकाल की छुट्टियों में हम नानी के यहाँ पे जाते थे। तो तभी से वो बीज गौ माता का, वो बीज भारतीयता का, वो बीज हमारी संस्कृति का कहीं न कहीं मस्तिष्क में था, और उसे पुष्पित पल्लवित करने का प्रयास किया माननीय मुख्यमंत्री महोदय की इस योजना ने। जब मैं सीडीओ था फर्रुखाबाद में, तब भी हमने इस पर काम किया, जो हमने 3 मिनट का आपको वीडियो दिखाया। और उसके साथ वर्तमान में आप संयोग देखिए कि संयोग कैसे अद्भुत होते हैं। जब मैं वाइस चेयरमैन आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी था, वहां से मेरा ट्रांसफर हुआ, तो मुझे आते ही सेक्शन 7 दिया गया। और सेक्शन 7 का जो प्रभारी होता है, वो पूरे प्रदेश की कान्हा गौशालाओं का प्रभारी होता है। और फिर मुझे सेक्शन 8 दिया गया, जिसके अंदर जो हमारे श्वान वंशीय जो जीव होते हैं, अर्थात जिसको हम डॉग कहते हैं, उसका भी चार्ज मेरे को मिला। तो मुझे लगा कि कोई विशेष कृपा है मेरे पर गौमाता की कि इसके ऊपर मैं कुछ न कुछ काम कर सकूं। तो इसी विषय के ऊपर हमने कुछ कार्य किया है। तो मैं चाहूंगा कि प्रेजेंटेशन के माध्यम से बच्चे से सुने। और बेटा, मैं आपको बताऊंगा, जिस तन्मयता के साथ आप सुन रहे हैं, यदि आधे घंटे और आपने सुना, तो आपको लगेगा कि हम जीवन में बहुत कुछ बड़ा छोड़ करके शुद्र जो स्वार्थ हैं, मशीनी मानव बन रहे हैं, आर्थिक मानव बन रहे हैं, केवल वो अचीव करने का प्रयास कर रहे हैं। वास्तव में मनुष्यता, आध्यात्मिकता, हमारी संस्कृति, हमारी भारतीयता और हमारी जड़ें कहीं न कहीं लुप्त होती जा रही है। तो सबसे पहले जो एक मैंने कंसेप्ट नोट तैयार किया है, मैं चाहूंगा कि जैसा कि गुरु प्रसाद जी ने बताया था कि गौशालाएं केवल किसान के खूंटे पर होनी चाहिए,
क्योंकि जब तक किसान के खूंटे पर गौशाला नहीं है तब तक गाय का संरक्षण नहीं होगा, संवर्धन भी नहीं होगा और गाय की सेवा भी नहीं होगी। इसीलिए मैंने इसका जो मोटो रखा वो रखा धेनु सदनम रईणा, अर्थात गाय समृद्धि का भंडार है, अथर्ववेद में कहा गया है। नेक्स्ट, ये हमने 3 पार्ट बनाए थे। जब मैं आया तो मैंने आते ही कुछ गौशालाओं पे भ्रमण किया और मैंने देखा कि सभी गौशालाएं अलग अलग तरह से मूव कर रही हैं पूरे प्रदेश में। किसी की चराई नीची है, किसी की चराई ऊपर है, कोई पानी बहुत दूर रखता है, कोई चराई के पास ही रख देता है, कोई सेंधा नमक दे रहा है, कोई गुड़ दे रहा है, कोई केवल सूखा चारा और हरा चारा और पानी ही दे रहा है। तो हमने सबसे पहले गौशाला प्रबंधन मैनुअल तैयार किया और माननीय मंत्री महोदय श्री अरविंद शर्मा जी, आपको हार्दिक प्रसन्नता होगी, जब मैंने उनको पहली बार बताया तो जो प्रसन्नता मैंने उनके मुख के ऊपर देखी वो मैंने आज तक नहीं देखी। उनको इतना अच्छा लगा कि हमारा गौशाला प्रबंधन मैनुअल बन चुका है। उसके बाद में जो मेरा दूसरा मॉडल है जिसका नाम मैं कहता हूं आत्मनिर्भर गौशाला, जैसा कि गुरु प्रसाद जी बता रहे थे अभी, ये आगे उनपर वापस और ठीक है तो आप प्रेस करते रहिए, सही रहेगा। नेक्स्ट, आत्मनिर्भर गौशाला। मैंने इस मॉडल का नाम रखा क्योंकि बच्चे बड़े आधुनिक चीजों से चिर परिचित रहते हैं, तो मैंने इसका नाम रखा 9G। आपने 3G सुना होगा, 4G सुना होगा, 5G सुना होगा, लेकिन 9G नहीं सुना होगा। तो 9G आप सुन लीजिए। 9G का अर्थ है गौमाता, गोपाल या गोविंद, गीता, हमारे गुरु और ग्रंथों में जो बातें लिखी गई हैं वो सभी, मां गंगा, मां गायत्री, हमारे गांव, गोवर्धन और गोकृषि, ये है भारत की अवधारणा। और इन सभी का जो आधार है, इनकी जो नींव है वो है गाय। और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि वर्तमान में सबसे बड़ा संकट है आधुनिक शिक्षा के अंदर हमारी भारतीय शिक्षा का पूर्णतया अभाव। तो जो अज्ञानता, जागरूकता और अवैज्ञानिक बोध दृष्टि है उसके कारण हमने गाय को छोड़ दिया है। और यदि हम गाय को थोड़ा अभियांत्रिकी से, पूरा आयुर्वेद से, पूरी तरह से अर्थव्यवस्था से, कृषि विज्ञान और अध्यात्म विज्ञान से जोड़ दें तो वो गाय उसी पायदान पे आ जाएगी जिसपे वेदों में वर्णित थी। वेदों में क्या लिखा गया था? गावो विश्वस्य मातरः है, गाय पूरे विश्व की माता है, केवल भारत की नहीं, पूरे विश्व की माता है। और पंजाब सरकार में एक बार शोध हुआ था बहुत वर्षों पहले, तो उनमें शोध में ये था कि बेरोजगारी को कैसे दूर किया जाए। तो उन्होंने अनेक मॉडल के ऊपर शोध किया और अंत में इस बात के ऊपर उन्होंने अपनी नजरें गड़ा दी कि केवल और केवल गाय ही ऐसा जीव है, यदि उसको हम अपने जीवन के, अपने घर के, अपनी अर्थव्यवस्था के, अपने गांव के केंद्र में लेकर के आ जाते हैं तो पूरे देश की नहीं, पूरे विश्व के अंदर जो बेरोजगारी है वो पूरी तरह से दूर हो जाएगी और अभावग्रस्ता तो गुरु प्रसाद जी ने बताया वो 100% समाप्त हो जाएगी। लेकिन गाय की उपयोगिता क्या है? बच्चे 3 चीजें उपयोग करते हैं, हम सभी 3 उत्पाद उपयोग करते हैं। एक, गोदुग्ध या गोघृत या गोदधि, उसी का एक पार्ट छाछ बन जाता है। लेकिन उसके अतिरिक्त भी 4 और उत्पाद हैं जिनको उपयोग करना चाहिए। एक, गोमूत्र, और गोमूत्र में वो क्षमता है कि कैंसर के पेशेंट को भी ठीक कर सकता है। और दूसरा, गोमय, जिसको हम गोबर कहते हैं। गोबर को मूर्खता का प्रतीक बना दिया गया, जबकि गोबर लक्ष्मी का प्रतीक था। गोबर से लक्ष्मी गणेश की मूर्ति बनती थी और हमारे यहाँ किसी मूर्ख को यदि मूर्ख बुलाना हो तो हम क्या कहते हैं? गोबर गणेश आ गया। हमने अपनी ही संस्कृति को विकृत कर दिया, क्योंकि गौ माता का जब चिन्ह देखेंगे तो वहां पर लक्ष्मी का चिन्ह होगा जहां पे गोबर होगा। इसके बाद 2 और चीजें,
आपने नहीं सुनी होगी पक्का, एक गो रोचन। गाय के अंदर एक पथरी होती है, उसकी मृत्यु के बाद उसे निकाला जाता है, बहुत से औषधियों में उसका प्रयोग किया जाता है। और एक होती है गोश्वास या गोस्पर्श, जैसे अपर्णा मैडम बता रही थी, जिसको आजकल काओ हगिंग बोलते हैं, काओ कडलिंग बोलते हैं, या गाय को गले लगाना बोलते हैं। इसका अर्थ है कि यदि हम काओ कडलिंग को अपने जीवन में अपना लें तो जितना भी फ्रस्ट्रेशन है, जितना भी तनाव है, जितना भी टेंशन है, वो सब दूर हो जाती है। और गारंटी से कहता हूं, आप डेली स्कूल जाते थे, घर पे जाकर के गाय को चारा पानी सानी करते थे, उसके बाद आपकी सारी टेंशन पूरी तरह से फ्री हो जाए थे। चाहे टीचर्स ने डांटा हो, चाहे उन्होंने मारा हो, फटकारा हो, आपको बिल्कुल टेंशन मुक्त होकर के शाम को सो गए और सुबह उसी तरह से विद्यालय में चलती है। ये स्थिति हमारी होती थी। इसके बाद जब हमने बात की, तो जब तक गौशाला में गोरक्षण, गो संवर्धन और गोपालन नहीं होगा और हम आहार को एक होलिस्टिक फूड के रूप में नहीं देखेंगे, होलिस्टिक डाइट के रूप में नहीं देंगे, तब तक न गौशाला चलेगी न किसान का घर चलेगा। क्योंकि किसी भी गाय का 68% यदि व्यय आता है तो वो चारे पर आता है। इसलिए गाय को अनुदान नहीं देना, गाय को सम्मान देना। गाय किसी की समस्या नहीं है, गाय समाधान है। गाय दोषी नहीं है, दोषी हम हैं। गाय पूरी तरह से निर्दोष है। इसलिए जब तक सरकारी नीतियों में, हमारी नीतियों में, गौशालाओं में सामुदायिक सहयोग नहीं होगा, तब तक हम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमेशा कहते हैं कि जो गौशाला है उसे गो उद्योगशाला के रूप में परिणत करें। गौशाला और गाय सबसे बड़ा चिकित्सालय होना चाहिए, और गाय को चलता फिरता मंदिर कहा गया है। और गाय कृषि की सबसे बड़ी रसायनशाला है, क्योंकि डीएपी, यूरिया, फॉस्फेट, एनपीके सभी को रिप्लेस कर देता है केवल गोबर और गोमूत्र। या जिस खेत के अंदर गाय और बैल एक बार चल लेता है, वो खेत अपने आप उपजाऊ हो जाता है। इसीलिए पुराने काल में आपने देखा होगा, बीज बोए जाते थे, पानी लगाया जाता था और गोबर जो बैल था वो करता जाता और पूरा का पूरा खेत अपने आप उपजाऊ हो जाता था। उसके खुर से, जो खुर में बैक्टीरिया होता है उससे, और उसके साथ साथ गोवंश के गोबर और गोमूत्र से। इसलिए यदि आपको कमाई भी करनी है जीवन में, कमाई के साथ अच्छाई भी करनी है, भलाई भी करनी है, तो आप ये जो गौशाला का विशेष कार्य जो गौरव जी ने, और जो फ्रंट के ऊपर जितने भी मंच पे हमारे गणमान्य अतिथिगण बैठे हैं, गोप्रेमी बैठे हैं, गोसेवक बैठे हैं, उसी की कतार में आपको लगना होगा। तभी आपका जीवन सफल भी होगा और सुफल भी होगा। सफलता और सुफलता में बड़ा अंतर होता है। सफल का अर्थ होता है कि आर्थिक रूप से आपने कुछ प्राप्त कर लिया, अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया। लेकिन सुफल का अर्थ होता है जब आपने जीवन को कल्याणकारी बना लिया, जो संसार का भी कल्याण करे, आसपास के परिवेश का, प्रकृति का और स्वयं का कल्याण करे। तो जब हम बात करते हैं आत्मनिर्भरता की, कि गौशाला और गाय कैसे आत्मनिर्भर बने, तो सबसे पहले जो गो गौरव है, गो सेवा की महिमा है और गो अर्थशास्त्र है, इसके बारे में हमें सबको बताना पड़ेगा। तो विद्यालय के पाठ्यक्रमों में क्यों न हम एक चैप्टर गो का भी समावेश करें। हमारे यहाँ राम कथा होती है, शिव कथा होती है, भागवत होती है, गो कथाएं क्यों नहीं हो रही है? जबकि पहले गो कथाएं बहुत होती थी, अब वापस शुरू हो गई हैं। आपने बताया, मैं जब चौपालों में जाता था, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जब कहा कि प्रत्येक सप्ताह जो सीडीओ और डीएम है वो चौपालों में जाएंगे, तो हम वहां शिक्षा चौपाल, जल चौपाल के साथ एक और चौपाल करते थे। उसका नाम था गो चौपाल और चारा चौपाल। और आपको आश्चर्य होगा कि वो व्यक्ति जो गाय के लिए 1 किलो चारा नहीं देना चाहता था, केवल हमने उसे गो सेवा के बारे में, गो गौरव के बारे में, गो अर्थशास्त्र के बारे में, गो महिमा के विषय में जब बताया, तो वो 1-1 क्विंटल चारा गौशाला में पहुंचा कर गया। तो केवल और केवल जागरूकता आपकी गौशालाएं और गायों को अद्भुत जीवन दे सकती है। एक श्लोक आता है, नृकपाले तु चांडाली काकमासम स्वचर्मणा चच्छाद गोचरक्षणी कृषि कृत दृष्टि भी, कि
एक महिला की, यानी जो एक तरह से शवों को दाह संस्कार करते हैं, उस महिला ने जो नर का कपाल होता है उसके अंदर कौवे का मांस रख रखा था और उसको ढक रखा था। और जब उन्होंने उसको ढका तो उन्होंने कहा कि जिसने चारागाह के ऊपर गोचर भूमि पर कब्जा किया है उसकी दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। यदि उसकी दृष्टि उस पर पड़ गई तो वो नर कपाल में रखा हुआ कौवे का जो मांस है वो क्या हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। तो जो चारागाह के ऊपर गोचर के ऊपर कब्जा करते हैं उनके लिए हमारे शास्त्रों में देखिए कितनी बड़ी बात लिखी गई, यानी नर कपाल में रखा हुआ मांस भी दूषित हो जाएगा। किसकी दृष्टि से? जिसने गोचर भूमि पे कब्जा किया। तो इसलिए हमने एक कंसेप्ट शुरू किया, ट्विन चारागाह कंसेप्ट। प्रत्येक गौशाला को एक चारागाह से जोड़ दीजिए और जैसे ही आपने गौशाला को चारागाह से जोड़ दिया 68% खर्चा अपने आप पूरा हो गया। आजकल नेपियर घास है, जिजुआ है, हमारी पुरानी सारी की सारी घासें, यदि हमने उनको उगाया और गौ माता तक पहुंचा दिया तो समझ लीजिए कि गौ माता की सेवा अपने आप हो गई। केवल चारागाह खाली करके चारागाह में चारा उगाया और गौ माता तक पहुंचा दिया। दूसरा, हमने कहा एक गौ पुस्तकालय और वैदिक शॉप बने। पूरे शहर में एक हो तो बहुत है, जिसमें जितने भी गौशालाएं हैं उनके जितने भी आइटम हो वो सारे के सारे एक स्थान पे मिले, ताकि व्यक्ति को कभी भी नेचुरल और ऑर्गेनिक कुछ लेना हो तो वो उस वैदिक शॉप पर जाकर के ले सके। दूसरा था सप्तगव्य का परंपरागत अर्थशास्त्र। परंपरागत रूप से हम दूध, घी, दही, छाछ इत्यादि का प्रयोग करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा R&D इसमें बिल्कुल नहीं हो रहा। लेकिन मैंने जब सबसे पहले सर से बात की, मिश्रा सर से, तो मैंने कहा सर आप अद्भुत हैं कि आप गौ माता को इतना ध्यान दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम तो इसमें पूरी तरह से लगे हुए कि किस तरह से गायों को आत्मनिर्भर किया जा सके और गौ माता को पुनः उसी स्थान पे पहुंचाया जा सके जैसे 1835 से पहले थी। 1835 के बाद बिगड़ा है सर, पिछले 150 वर्ष में। उससे पहले सब अच्छा था। अच्छी केस स्टडी होनी चाहिए, अच्छे रिसर्चेज होने चाहिए, जैसे गौरव केडिया जी कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा रिसर्च है कि किस तरह से दानदाता को गाय से ऐसे कनेक्ट कर दो कि वो अपने आप गाय के पास आए, वो गोस्पर्श ले, गोश्वास ले, गाय के सप्तगव्य अपने जीवन के अंदर प्रयोग करें। इसी के साथ जो गो आधारित कृषि होती है, यदि वो शुरू कर दें, 1 एकड़ के ऊपर सरकार 10 से 15,000 सब्सिडी देती है। यदि ऑर्गेनिक के ऊपर सब्सिडी दे, जैसे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने गंगा के किनारे के गांवों में ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर शुरू करवाया, तो उसके बाद वहां जागरूकता आई और अकेले फर्रुखाबाद में 1700 हेक्टेयर एरिया के अंदर ऑर्गेनिक कृषि शुरू हो गई थी जब मैं था तब। इसके अलावा बायोगैस के बारे में आपको पता है, कंपोस्ट खाद के बारे में भी आपको पता है, गौमूत्र के विषय में भी आपको पता है, और एक और नया कंसेप्ट है वो है कार्बन क्रेडिट। आप सोच के देखिए, जब आप गोबर का प्रयोग करना शुरू करेंगे तो कितने पेड़ कटने से बचेंगे। एक एक पेड़ कटने के लिए रोना रोते रहते हैं सारे पर्यावरण, लेकिन एक गौ माता कितने पेड़ को बचाती है। यदि उसको कार्बन क्रेडिट में काउंट करके उसी गौशाला को कार्बन क्रेडिट दे दिया जाए तो उस गौशाला की आर्थिक स्थिति अपने आप सुदृढ़ होना शुरू हो जाएगी। आपको पता है यदि रिफाइंड ऑयल होता है वो देंगे 100 रुपए लीटर। बेटा आपको, आप दोनों बच्चे जाइए नहीं, हाँ यही जाएगा था, क्योंकि आधा घंटा आराम से सुनिए, क्योंकि मैं शिक्षक रहा हूं, 7 वर्ष में शिक्षक रहा हूं, इसलिए मेरे मन में हमेशा वो शिक्षक उलांचे मारता रहता है, और जैसे ही कोई शिक्षक मेरे को बुलाता है मैं तुरंत वहां जाता हूं। रिफाइंड ऑयल आता है 100 रुपए लीटर, और उसके बाद जैसे ही उसको कोल्ड प्रेस्ड कर दिया जाता है वो 200 रुपए लीटर कर देते हैं। क्या ये तो नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, इसमें हीट नहीं होती, ये बर्न नहीं होता, ये और कुछ नहीं है। हमारा जो कोल्लू का बैल था उससे जो हम तेल निकालते हैं वो है कोल्ड प्रेस्ड ऑयल। आप सोच के देखिए, केवल कोल्लू का बैल जिसको हम कहते हैं उसको केवल प्रयोग में लाए तो मल्टीपल इकोनॉमी बढ़ गई उसी ऑयल की, जिसको हम किससे खरीद रहे हैं, रिफाइंड, बड़ी बड़ी रिफाइनरी से जो रिफाइन होके आता है उससे खरीद रहे हैं।
वर्तमान में गोबर आधारित सीएनजी का चल रहा है। एक प्रोम आया है, फास्फोरस रिच ऑर्गेनिक मैन्योर। इसके अतिरिक्त ऑर्गेनिक फिश फीड बनाना हो, ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर बनाना हो, उसके माध्यम से भी हम गाय का प्रयोग कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि जब तक हम प्रत्येक गौशाला के प्रवेश द्वार पे गौ मंदिर, गो पूजन, गो आरती और बड़ा भव्य गो प्रवेश द्वार नहीं होगा, तब तक भाव जागृत नहीं होगा। जैसे ही आपने इस ऑडिटोरियम में प्रवेश किया होगा आपको बड़ा अच्छा लगा होगा। क्यों? क्योंकि बड़ी भव्यता है। चारों ओर हमारे महापुरुषों के, माननीय प्रधानमंत्री जी का, महामहिम राष्ट्रपति जी का, महामहिम राज्यपाल जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, अंबेडकर साहब का, अब्दुल कलाम आजाद साहब का, आप सभी का चित्र लगा है। इससे क्या होता है, आपके मन में एक भाव जागृत होता है कि हम ऐसे स्थान में जा रहे हैं जो न केवल शैक्षिक दृष्टि से पवित्र है, अपितु महानता के भी सर्वोच्च शिखर पर है। यहाँ पे बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं। तो इसी तरह से जब गौशाला में प्रवेश करें तो वही भाव जागृत होना चाहिए। ऑर्गेनिक गोमेय उत्पाद जब हमने फरुखाबाद में बनाए तो 12 लाख रुपए के बेचे थे और कुछ भी नहीं किया। 500-500 रुपए के गणेश जी का, लक्ष्मी जी का, दीपक का, इनके सांचे लेके आ गए थे। बस उन सांचों से बना दिए थे और वो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं जिनकी आय 5,000 रुपए महीना भी नहीं थी, उन्होंने दीपावली से पहले 30-30, 40-40 हजार रुपए अपनी पॉकेट में डाल दिए और एक निर्धन के जेब के अंदर 40,000 रुपए जाते हैं तो उसको जो आनंद आता है और हमें जो आनंद आता है उसकी अनुभूति को शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। जयपुर के अंदर गोबर के गजानंद बिठाए गए थे। आपको पता है गजानंद बनते हैं तो गोबर के हम क्यों नहीं बनाते? गणपति महोत्सव होता है तो चारों तरफ पोल्यूशन चिल्लाते हैं। और आपको पता है जब गोबर, गोमूत्र और चूने से बने हुए गणेश जी को हम पानी में तैराएंगे तो जो गंदगी है वो भी दूर होगी और हमारा जो उपक्रम है, हमारा जो त्योहार है, उसकी भी सार्थकता सिद्ध होगी। इसी तरह से जब गोवर्धन परिक्रमा के लिए जाते हैं तो उस समय आपको पता होगा बड़े बड़े गणेश जी बनाते हैं, गोवर्धन भी बनाते हैं बड़े बड़े। गोबर के रावण के पुतले क्यों नहीं बना सकते बताइए? गोबर के रावण के पुतले को जलाया जाए, क्या समस्या है? बड़कुलों की जो होली पहले बनती थी वो अब क्यों बंद हो गई? अब उसकी जगह लकड़ियां क्यों यूज की जा रही है? इसी तरह से प्रत्येक भारतीय परिवार का पूरा घर लिपा रहता था किससे? गोबर से। और वो एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी फंगस होता है, एंटी रेडिएशन होता है। मेरे घर में आप जब प्रवेश करेंगे ना, यहां पर भी मैंने डॉक्टर साहब की सहयोग से मैंने कहा एक दीवार तो मेरी कम से कम गोबर वाली पेंट कराओ, कम से कम कुछ तो रेडिएशन कम हो। और हम सारा भूल करके सब कुछ पक्का कर दिया और प्रकृति से पूरी तरह से दूर हो गए। और आपको मैं बताता हूं, एक द्विवेदी जी है नासा के अंदर, यूपी के रहने वाले हैं। वो गोबर का सीधा उपले की तरह बना हुआ एक बड़ा सा गोबर का ढेर अपने टेबल पे रखते हैं। नासा में है और आप सबकी इच्छा होगी नासा में पहुंचने की, तो उनसे किसी ने पूछा कि आप क्यों रखते हो? उन्होंने कहा इससे न केवल ऑक्सीजन में वृद्धि होती है, अपितु ये रेडिएशन भी कम करता है हमारे यहाँ का। और अभी हम रेडिएशन के लिए क्या करते हैं? कोई काम अभी कुछ भी नहीं है हमारे पास रेडिएशन दूर करने के लिए। और एयर प्यूरिफिकेशन के लिए एयर प्यूरिफायर लेके आते हैं, जबकि केवल गोबर की मूर्ति को और गोबर की दीवार है उससे पूरे दिन एयर प्यूरिफाई होती रहेगी आपके। हम उससे दूर हो गए, 12,000 रुपए का एयर प्यूरिफायर लाते हैं जो लाइट भी जलाता है, पोल्यूशन और करता है। हमें पता नहीं कि हमें वो शुद्ध हवा देते देते खुद कितना प्रदूषण कर रहा है। इसी तरह से आप चीनी का कछुआ लेके आ गए, पिरामिड ला रहे हो, फेंगशुई ला रहे हो, तो गोबर से बने हुए सामान क्यों नहीं लाते? क्यों भूल गए अपनी जड़ों? हम उनका यूज करें, वो है सबसे अच्छा फेंगशुई, सबसे अच्छा कछुआ सौभाग्यदायक तो क्या है? गौ माता का गोबर। पहले हमारे यहाँ हरे चारे का संरक्षण होता था, एक बार हरा चारा हो गया 1 साल चलता था, लेकिन वर्तमान में हे और साइलेज को लोग भूल गए हैं। हे और साइलेज के द्वारा अभी हम 14 रुपए किलो सूखा चारा खरीद रहे हैं। केवल हे और साइलेज के संरक्षण से 8 से 9 रुपए केजी हम हरा चारा ऑफ सीजन के अंदर भी क्रय कर सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे गो ग्रास पहले खिलाया जाता था गाय को, आजकल लोग गो ग्रास भूल गए। अपर्णा मैडम बता रही थी कि ज्योतिषी उपाय बताते हैं। आपको मैं एक उपाय बता देता हूं क्योंकि मुझे ज्योतिष भी आता है।
ज्योतिष अच्छे से आता है। आपको हर एक ग्रह की शांति के अलग अलग उपाय करने होंगे, लेकिन केवल गौ माता को हरा चारा खिला दिया, पानी पिला दिया, सेवा कर दी, गले लग गए, नित्य पूजा करते हैं, तो क्या होगा पता है? सारे के सारे नवग्रह शांत होंगे। एक भी ग्रह आपको अशुभ फल नहीं देगा। आपका जन्म दिवस हो, आपका गृह प्रवेश हो, आपकी एनिवर्सरी हो, आपके यहाँ ग्रह शांति का कोई उपाय करना हो, तो क्यों नहीं गौशाला जाते? केक काटते हैं लेकिन गौशाला नहीं जाएंगे। हमारे घर में नियम है, जिसका भी जन्मदिन है या हमारी विवाह वर्षगांठ है, हम नित्य प्रातः उठते ही सबसे पहले नहा धो के गौशाला जाते हैं और सेवा करते हैं। डॉक्टर साहब बताएंगे, इस बार हमने इनको लड्डू बनाना सिखाया और गायों को लड्डू खिलाए। 11 क्विंटल लड्डू मैंने मेरे हाथ से खिलाए थे अपने बना करके। तो इससे आपको जो सौभाग्य तो है ही है, आपको आनंद भी आएगा, आप ऊर्जित भी होंगे गौशाला के अंदर जाकर के। इसके अलावा मैंने लिखा ब्रीड इंप्रूवमेंट सेंटर। आपने बहुत अच्छा बताया गुरु प्रसाद जी, जब तक हमारी गायों का संवर्धन नहीं होगा तब तक हमारी गौशालाएं जीवित नहीं रह सकती। उनको किसी न किसी तरह से अनुदान के ऊपर सरकार पर निर्भर रहना पड़ेगा, और जैसे ही अच्छी ब्रीडिंग होनी शुरू होगी, किसान अपने खूंटे पर गाय को और बैल को पुनः बांधना आरंभ कर देगा। इसके अलावा गौ नंदी उत्सव क्यों नहीं होते हमारे यहाँ? आगे देखिए, ये मेरी फोटो है वहां की। मैं नित्य प्रति गाय के साथ 15-20 मिनट रहता हूं। गोपाष्टमी, अन्नकूट, होली, हमारे 16 संस्कार सभी में गौ माता बताई गई है, लेकिन हम आर्टिफिशियल चीजों की ओर जा रहे हैं। गौ माता भी घरों में आर्टिफिशियल हो गई, आर्टिफिशियल की पूजा करते हैं। जो सजीव है वो बेचारी प्लास्टिक खा रही है। जैसे कि मैडम ने बताया कि 62 किलो प्लास्टिक निकला। आपको पता नहीं होगा, आप कभी आइएगा खाना उपवन में हमारे लखनऊ के, इतनी बड़ी बड़ी फुटबॉल निकल रही है पेड़ से, इतनी बड़ी फुटबॉल, उसको हेयर बॉल कहते हैं। जब गाय किसी बाल को चाटती है या दूसरी गाय के बाल को चाटती है तो उसकी पेट के अंदर एक पूरी की पूरी बॉल बन जाती है, जिसको हेयर बॉल कहते हैं। अब इतनी बड़ी फुटबॉल यदि आपके पेट में होगी, एक तरह से वो गांठ बन गई है, वो गाय को मृत्यु के कगार तक पहुंचा सकती है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कि उन्होंने इतना बड़ा काम किया कि गाय 76,000 गायों को शहरों में और लाखों गायों को गांवों में प्लास्टिक और हेयर बॉल पेट में बनने से मरने से बचाया। ये बहुत बड़ा और बहुत पुण्य का काम है। मैं नहीं कहता कि बच्चे लाखों रुपए दान दें, सैकड़ों रुपए दान दें। मैं कहूंगा 1 रुपया दान का प्रतिदिन हमें किसके लिए रखना चाहिए? गौ माता के लिए रखना चाहिए। क्योंकि यज्ञ, दान और तप 3 श्रीमद् भगवत गीता में, हमारी पूरी भारतीय संस्कृति में बताए गए हैं। क्या? 3 मूल कर्म। इन 3 मूल कर्मों से हमें कभी भी वंचित नहीं होना चाहिए। 1 रुपया निकाल लो, 30 रुपए होते हैं। गौशाला में जाइए, 30 रुपए का हरा चारा अपने हाथ से खिला के आ गए, 30 रुपए का रिचार्ज कर लेते हैं। 30 रुपए का तो शायद बर्गर और ये भी नहीं आता जब मार्केट में जाते हैं। लेकिन जब गौशाला में जाएंगे तो गौशाला की स्थिति भी देखेंगे, गाय से भी जुड़ेंगे और गौ माता की सेवा भी होगी, आप सफल भी होंगे और आपकी नवग्रह शांति भी हो जाएगी। इसके साथ साथ गौशाला को हम योग, ध्यान, प्राकृतिक चिकित्सा का केंद्र भी बना सकते हैं। अभी हम एक प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं जिसको गाय सफारी कहा जाता है। हम लायन सफारी की बात करते हैं, हम टाइगर सफारी की बात करते हैं, हम कैमल सफारी की भी बात करते हैं, हम डेजर्ट सफारी की भी बात करते हैं, लेकिन कभी हमने काऊ सफारी की बात नहीं की। अभी उत्तर प्रदेश काऊ सफारी लॉन्च करने जा रहा है, जिसमें हमारे 17 नगर निगमों की जो गौशालाएं हैं वो पर्यटन का हब, पर्यटन का केंद्र बनेंगे। आपने गो ऊर्जा की भी बात की। आपको शायद पता नहीं होगा कि केवल बैल चालित सारे इक्विपमेंट आ जाएं तो जो हम विदेशों से पेट्रोलियम आयात करते हैं वो तुरंत 50% कम हो जाएगा। कितना प्रतिशत? आप सोच के देखिए कि जो गो ऊर्जा है उसका कितना बड़ा स्थान है हमारे राष्ट्र के अंदर, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे। आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये कैसे बनाया, क्या किया। मैंने मुंबई की केशव सृष्टि गौशाला को देखा, हमारी पूरी टीम को लेके गए, डॉक्टर साहब भी थे हमारी टीम में, आप भी गए। मैंने हिंगोलिया गौशाला जयपुर को देखा, मैंने मथुरा की गौशाला को देखा, श्री माता गौशाला को देखा।
मैंने लखनऊ की सभी गौशालाओं को देखा, मैंने पथमेड़ा की गौशाला को जाकर के देखा, मैंने भीलवाड़ा में ओम जी की गौशाला को जाकर देखा, मैंने सरदार शहर की वो गौशाला जो 700 से अधिक बैलगाड़ियां किसानों में बांट चुकी है, उसको मैंने जाके देखा। क्योंकि जब तक आप सुनोगे नहीं, आपका इंटरेक्शन नहीं होगा, आपका एक्सपोजर नहीं होगा, तब तक नॉलेज नहीं होगा। तो मैं मिश्रा जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने जो ये कार्य किया है, ये एक बहुत बड़ी नींव के रूप में काम करेगा और भविष्य में इस तरह के निरंतर कार्यक्रम करते रहेंगे ताकि बच्चे जुड़े, जाने। और बेटा, जो ज्ञान होता है ना, वो किताबों में नहीं होता। किताबों में केवल कंसेप्ट मिलता है, लेकिन जो प्रयोग आप देखोगे वो फील्ड में देखोगे। इसीलिए लैब टू लैंड हमेशा बात होती है कि प्रयोगशाला से खेत तक जाना चाहिए व्यक्ति को, तब जाकर के आप जीवन में सीखोगे। इसके बाद आज के दिन गौशालाओं में बड़ी बड़ी दीवारें बना रखी है। किसने कहा आपको दीवारें बनाने के लिए? आप बायो फेंसिंग करिए, पेड़ लगा दीजिए चारों तरफ, नेचुरल, न केवल छाया मिलेगी अपितु आपके बाउंड्री बनाने का खर्चा अपने आप कम हो जाएगा। इसके साथ साथ एक जयपुर में बड़ा अच्छा कंसेप्ट है गो सेवा टोली। मैं चाहूंगा कि कोई आरंभ करना चाहे तो यहां भी आरंभ करें। एक मोहल्ले को या एक वार्ड के अंदर कुछ लोग होते हैं, वो कहते हैं कि हम गौशाला में सेवा करेंगे, तो महीने में एक दिन निर्धारित कर दिया जाता है कि 2 घंटे आपको सेवा करनी है। कब जाओगे? वो कहेंगे मैं 5 तारीख को जाऊंगा। मान लीजिए आप 5 तारीख को नहीं जा सके तो आप 6 को चले जाइए, 6 वाला 5 को चला जाए। तो यदि 60-70 लोग हैं, हम योगा की कक्षा में सब साथ जाते हैं, हम सुबह पार्क में टहलने साथ जाते हैं, तो महीने में एक दिन गो सेवा टोली के रूप में गौशाला में सेवा करने क्यों नहीं जा सकते? पहली रोटी गाय को, अंतिम रोटी कुत्ते को, आटे का चोकर गाय को, ये हमारी परंपरा थी। अब पहली रोटी व्यक्ति कहता है गर्मा गर्म रोटी दो, मैं खाता, स्वयं ही खा लेता। मान लीजिए गौशाला आपसे दूर है, आप रोटी नहीं डाल सकते, तो जो थोड़ा सा आटा है गो माता के नाम का भाव के साथ निकाल दीजिए कि पहली रोटी का आटा ये है। जब 30वें दिन आप गौशाला में जा रहे हैं, उस दिन वो सारा 1 किलो, आधा किलो, 2 किलो जितना आटा होता है वो सारा का सारा गौ माता के यहाँ दे दीजिए। वो उनकी रोटी बना करके या दाने में मिला करके उनको दे देंगे। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो आपातकालीन सेवा है वो भी शुरू होगी, वो एम्बुलेंस शायद शुरू हो रही है, हो गई है शुरू या नहीं है? हाँ, प्रारूप ले रही है, तो एम्बुलेंस भी शुरू हो जाएगी, जिससे जहां भी गाय दुर्घटनाग्रस्त होती है उसको तुरंत गौशाला के अंदर पहुंचाया जा सके। हम बार बार बात करते हैं एसडीजी गोल्स की। एसडीजी गोल्स का नाम किस किसने सुना है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इससे पहले आए थे एमडीजी, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। तो कुल 17 गोल्स है, और 17 गोल्स के अंदर जो केंद्र में है वो क्या है? 0 हंगर, कुपोषण। पर आपको पता नहीं है कि केवल गाय का दूध, जैसा कि आपने बताया कि यदि उसको कढ़ाई में गर्म करके पी लें तो केवल विटामिन सी के अलावा सब कुछ गाय के दूध में मिल सकता है। न केवल कुपोषण से मुक्ति होगी, अपितु जो 0 हंगर का लक्ष्य है वो भी हम प्राप्त कर सकते हैं केवल गाय और गाय के दूध से। तो इस तरह से जब हम प्रत्येक पूजा, संस्कार, त्योहार, जीवन में गाय की उपयोगिता को, गाय के ज्ञान को, गाय के विज्ञान को बढ़ाएंगे, उसको अपनाएंगे, तो अपने आप गोरक्षा होने लगेगी। सभी स्मरण एक बात का रखेंगे, गाय, धरती और प्रकृति तीनों पर्यायवाची हैं। गाय की अधोगति से मानव, प्रकृति और पृथ्वी तीनों नष्ट हो जाएंगे। इसलिए गाय को दान और अनुदान के साथ साथ गाय का ज्ञान विज्ञान भी समझें। और जैसे ही लोगों को समझ आ जाएगा, गौशालाएं रातों रात बंद हो जाएगी, क्योंकि व्यक्ति गाय को अपने खूंटे पर बांधना शुरू करेगा। क्योंकि कहा गया है कि देनु सदनम रईना गावो विश्वस्य मातृ। गौशाला मॉडल चलाइए। थोड़ा साइंस बता देना चाहता हूं हल्का सा गाय का। ये केवल छोटा 5 मिनट का है। देखिए, एक औसत जो गाय होती है वो गोबर देती है 6 से 8 किलो, बाकी उसके भार के अनुसार होता है, उसके चारे के अनुसार होता है। लेकिन हम जब औसत बात करते हैं तो 6 से 8 किलो गोबर देती है और 4 से 6 लीटर प्रतिदिन गौमूत्र देती है। यदि हम कच्चे गोबर का मूल्य माने तो 1 रुपए किलो होता है, और गौमूत्र कच्चा यदि माने तो 5 रुपए पर लीटर होता है। वो किलोग्राम लिखा के वो लीटर होता है। तो इस तरह से एक गाय यदि प्रतिदिन राजस्व की प्राप्ति करे तो बड़े मुश्किल से 17 रुपए आते हैं।
लेकिन जब इसको वैल्यू एडिशन कर दिया जाता है, प्रोसेसिंग कर दिया जाता है, तो वो ही 17 रुपए 40 से 50 रुपए में परिवर्तित हो सकता है। तो आपके गांव का जो किसान है, आपके जो माता पिता हैं, आपके आसपास के जो लोग हैं जो गाय पालते हैं, उनको क्या करिए, गोबर और गौमूत्र को प्रोसेस्ड कर दीजिए, उसमें अपने आप वैल्यू एडिशन होता जाएगा। तो इसके लिए एक ट्विन चारागाह कंसेप्ट मैंने आपको बताया था। आप सोच के देखिए, मथुरा में 1240 हेक्टेयर चारागाह है और 2270 तालाब है, तो दोनों चीजें गायों के लिए है। अयोध्या में 2007 हेक्टेयर चारागाह है और 20,757 तालाब है। इसी तरह से मैंने फर्रुखाबाद में राजवान 447 हेक्टेयर चारागाह है और 2945 तालाब है। तालाब में भी गौ माता की सेवा के लिए कुछ हो सकता है, और इतने चारागाह के अंदर यदि केवल चारा उगाया जाए तो सभी गायों की सेवा हो जाएगी। हमें कुछ नहीं करना, वो चारागाह, वो गोचर भूमि जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, उसे यदि अच्छे से यूटिलाइज कर लें तो गायों को कंप्लीट फूड के रूप में जिजुआ, नेपियर, बरसी, ये जितनी भी घासें हैं वो सब मिल सकती है। मैं गया था बंसी गिर गौशाला, वहां पे 850 गिर गाय, गोपाल भाई सुरतिया जी की, मुंबई के अंदर व्यापारी थे, करोड़ों रुपए का तो इनकम टैक्स भरते थे, सब कुछ छोड़ करके गौशाला में आके अहमदाबाद से 35 किलोमीटर दूर एक गौशाला स्थापित की, और आज वहां पे उन्होंने एक बैक्टीरिया कल्चर, या जिसको हम कहेंगे कि एक ऑर्गेनिक मैन्योर, लिक्विड मैन्योर विकसित की, उसका नाम है गो कृपा अमृतम। तो जो पहली बार कहते हैं कि जब पहली बार किसान यूरिया या आर्टिफिशियल जो खाद है उसको छोड़ करके ऑर्गेनिक का प्रयोग करता है तो उत्पादन कम हो जाता है, लेकिन गोपाल भाई सुरतिया ने यह सिद्ध करके दिखाया कि यदि गो कृपा अमृतम का प्रयोग हम भूमि में करेंगे तो उतना ही उत्पादन होगा और उसका वैल्यू डबल हो जाएगा। आपको पता ही है, गिर गाय का दूध 90 रुपए लीटर, वैसे 60 रुपए लीटर मिलेगा, वैसे 3-4 हजार रुपए आपको गेहूं मिलेगा, और जैसे ही आप ऑर्गेनिक पर जाएंगे तो वही 6,000-7,000 रुपए 8,000 रुपए क्विंटल हो जाएगा। अर्थात वैल्यू एडिशन अपने आप हो जाता है जैसे ही हम गौ माता के गोबर और गौमूत्र का प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त एक और मैंने मॉडल सजेस्ट किया है आगे, भारतीय धूप बत्ती और अगरबत्ती बाजार। बहुत छोटी चीज लगती है आपको, लेकिन आपको पता नहीं होगा भारत के अंदर 8,500 करोड़ रुपए का धूप बत्ती और अगरबत्ती बाजार है, और यदि इसको कैप्चर कर लिया जाए और उसे गौ माता के गोबर और गौमूत्र ऑर्गेनिक मटेरियल से रिप्लेस कर दिया जाए तो 8,500 करोड़ रुपए हमारी गौ माता के लिए आना आरंभ हो जाएंगे। और जब हम पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं तो ये लगभग 28,000 करोड़ का है। कितने का है? 28,000 करोड़ रुपए। इसके बाद में अंतिम जो मॉडल है वो ये, उसके बाद 3-4 मॉडल और है, वो मैंने चर्चा कर ली थी, केवल ये बताऊंगा गाय सफारी के विषय में। गाय सफारी यदि आपको विकसित करनी है तो बच्चों को नॉलेज भी होगा, बच्चों को एक्सपीरियंस भी होगा। जैसे हम कहां जाते हैं, कहीं पर विज्ञान भवन होता है, वहां बच्चों को घुमाने लेके जाते हैं, कहीं पर एस्ट्रो का कुछ होता है वहां लेके जाते हैं, रोबोटिक्स होता है वहां बच्चों को लेके जाते हैं। लेकिन एक गौशाला कैसे सबको सिखा सकती है, तो हम गौशाला में गो परिक्रमा पथ स्थापित कर सकते हैं, गोदान स्थल विकसित किया जा सकता है। यदि छोटे बच्चे जा रहे हैं तो बाल गोपाल उद्यान विकसित किया जा सकता है, नवग्रह वाटिका स्थापित की जा सकती है, और नवग्रह वाटिका के बारे में बच्चों को बताया जा सकता है। पंचवटी, जिसमें पीपल, बरगद, आंवला, अशोक और पाकड़, ये जो 5 वृक्ष होते हैं इनको पंचवटी कहते हैं, इनको लगाया जा सकता है और बच्चों को बताया जा सकता है। मैं जब केशव सृष्टि गौशाला मुंबई गया तो उन्होंने अद्भुत काम कर रखा था। उन्होंने पौधे का नाम ही रखा डायबिटिक पौधा, मल्टीविटामिन पौधा। बच्चा जब जाता है तो उत्सुक होता है, मैं देखना चाहता हूं है क्या, फिर उसकी डिटेल को पढ़ता है, उस पौधे के बारे में जानता है, तो बच्चे को ज्ञान होता है। तो इस तरह की चीज यदि गौशाला में करें, इनोवेटिव काम करें, तो हम गाय सफारी को विकसित कर सकते हैं। मियाँ बाकी, आजकल जिसको सिटी फॉरेस्ट कहते हैं, उसके बारे में बताइए और बच्चों को नॉलेज भी होगा। और कंपटीशन में क्वेश्चन भी होते हैं, आईएएस में भी मियाँ बाकी का क्वेश्चन आया था, पता है आपको? 2 साल पहले आईएएस के प्री के अंदर मियाँ बाकी के संबंध में प्रश्न पूछा गया था, पर आपको पता नहीं है। आपका चाहे छोटे से छोटा घर हो, लेकिन आप किचन गार्डन अपने घर में बना सकते हैं, अपने गमले में बना सकते हैं, तो उसके बारे में हम गौशाला में समझा सकते हैं।
गौशाला के अंदर चारागाह छोटा सा हम बना सकते हैं। गो सरोवर, या माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो बात कर रहे हैं, अमृत सरोवर की एक सुंदर सरोवर होना चाहिए जो एक रमणीय पर्यटन का स्थान बने, वो भी हम गौशाला में विकसित कर सकते हैं। प्लास्टिक टूरिज्म, किसने नाम सुना है? पुराने प्लास्टिक का यूज करना, प्लास्टिक रिसाइकिल को देखना, प्लास्टिक का यूज पौधे उगाने के लिए करना, इसे प्लास्टिक टूरिज्म कहते हैं। उसको भी वहां पर गौशाला में यदि एक पार्ट बना लिया जाए तो लोग प्लास्टिक के प्रति हतोत्साहित भी होंगे, और उसके बाद जो प्लास्टिक की जगह पे गोमेय या गोबर की चीजों का यूज करना या कपड़े की चीजों का यूज करना, उसका प्रयोग करना भी आरंभ करेंगे। इसके अतिरिक्त गोमेय उत्पाद का प्रदर्शन किया जा सकता है, बायोगैस या बायोसीएनजी प्लांट लगाया जा सकता है, गो चिकित्सा वहां पे देखी जा सकती है। जितनी भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हो गवर्नमेंट की, उसको हम देख सकते हैं। गो पेंटिव ध्यान केंद्र बना सकते हैं, एक डॉक्यूमेंट्री मूवी बच्चों को दिखा सकते हैं, बैलगाड़ी सफारी हो सकती है। प्रवेश ही बच्चों को किससे कराया जाए? बैलगाड़ी से कराया जाए। और उसके अलावा जैसे स्लोगन होते हैं स्कूल के अंदर, चारों ओर गायों के स्लोगन लिखे होने चाहिए, अन्नपूर्णा भोजनालय होने चाहिए। जब हम केशव सृष्टि गौशाला गए, 1 मिनट का बच्चा है, जब हम केशव सृष्टि गौशाला गए, मैं जल्दी कर रहा हूं क्योंकि बड़ा है और मैं चाहता हूं कि और ज्यादा समय नहीं, तो मैंने आधा घंटा आपको कहा था कि आधा घंटा तो मैं लूंगा। वहां गए तो 375 रुपए गौशाला में भ्रमण की फीस है, पता है आपको? 375 रुपीज, जिसमें खाना भी खिलाते हैं आपको, नाश्ता भी कराते हैं, पूरी गौशाला में भ्रमण करा करके आपको ज्ञान भी देते हैं। और जैसे ही थक करके बैठते हैं, एक मूवी दिखाएंगे, साथ में भोजन कराएंगे, तो आप तृप्त होकर के आते हैं। उसके अतिरिक्त गोग्रास सेवा योजना शुरू की जा सकती है। प्रशिक्षित गाइड होने चाहिए, ताकि जैसे गाइड टूरिस्ट प्लेस को दिखाता है, इसी तरह से गौशाला में एक एक चीज के बारे में बताए, क्योंकि वो ज्ञान का केंद्र है बहुत बड़ा। और वहां पे केवल गाय नहीं, गाय के अतिरिक्त अनेकानेक ज्ञान जो प्रकृति से जुड़े हैं वो वहां पे दिए जा सकते हैं। इसके अलावा जो भी जीवामृत है, पंचगव्य है, इत्यादि को भी वहां पर बनाया जा सकता है। तो इसी के साथ मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि जो गौ माता है वो न केवल हमारी अपितु पूरे ब्रह्मांड की, पूरे विश्व की माँ के समान है। और माँ इसलिए कहा गया क्योंकि गौ माता की उपयोगिता न केवल एक व्यक्ति के लिए अपितु पूरी प्रकृति के लिए है। यदि गौ माता रही तो पूरा विश्व रहेगा, यदि गौ माता नहीं रही तो पूरा विश्व नहीं रहेगा। और गौ माता का अर्थ जर्सी जैसा गाय, जर्सी होलिस्टीन अमेरिकन, जो गाय के जैसा दिखने वाला जीव है वो नहीं है। गौ माता का अर्थ है गिर, साहिवाल, राठी, गंगा तीरी, ये है गौ माता का, जो हमारी देशी गाय है। तो मैं चाहूंगा कि हमारे बच्चे नियमित रूप से इसको एक विषय के रूप में पढ़ें, एक रिसर्च के रूप में पढ़ें, और यहाँ पर भी इसका नियमित रूप से R&D हो, ताकि हम गाय को वो सच्चा स्थान जो किसान का घर है उसे वापस पहुंचा सकें। तो आपने समय दिया, मुझे आमंत्रित किया, गौ माता की कृपा से मैं जितना बोल पाया उतना मैंने आपसे विचार साझा किए। लेकिन मैं एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि मिश्रा जी से और गुरु प्रसाद जी से जो मैंने जाना वो ज्ञान अमूल्य है। वो हमेशा मेरे इस टैब के अंदर भी संचित हो गया, मेरे हृदय में भी और मेरे मस्तिष्क में भी। तो एक बार सभी को इस कार्यक्रम की सफलता की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस कार्यक्रम से जो टेक अवे लेकर के जाए वो आप जीवन में उपयोग करें। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता।